फ्रेंड्स, लॉ इको में आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन रिपब्लिक का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, कि कैसे, कहां से, किस सोच के साथ, किन कारणों से और कैसे कैसे ये जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप हुआ, लिखने में किन किन फैक्टर्स का योगदान रहा। तो भारत के संविधान का हम आज बैकग्राउंड देखेंगे, और जब भी हम इसके बैकग्राउंड की बात करते हैं तो उसमें एक चीज जो सबसे प्रमुख होती है वो ये होती है कि हमारा जो संविधान है, इट्स नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ एनी रिवोल्यूशन, एनी रिवॉल्ट। तो यहाँ पर एक कंसिडरेबल फैक्टर जो है वो हमेशा हमें ये रखना होगा कि ये कोई पॉलिटिकल रिवोल्यूशन का प्रोडक्ट नहीं है। ये किसी पॉलिटिकल रेवोल्यूशन से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं जन्मा है कि एक बहुत बड़ा कोई रेवोल्यूशन हुआ, लोगों की एक सोच आई और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जन्म हो गया। ये जो है एक बॉडी के डेलिब्रेट, जिसे हम संविधान सभा कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहते हैं, उसमें जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स थे उनका रिसर्च और डेलिब्रेशन से आया है। जो उन्होंने अनुसंधान किया, रिसर्च एंड डेलिब्रेशन, विचार विमर्श। तो हमें हमेशा ये याद रखना है कि वहां जो संविधान सभा थी उसने बहुत ही अनुसंधान करके, और इसीलिए इसे दुनिया का सबसे लार्जेस्ट संविधान कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। तो हमें ये दो चीजें हमेशा ही याद रखनी है। और उसके अलावा तीसरी चीज ये भी ध्यान रखना है हमें कि ये जो है, जो पुराना एडमिनिस्ट्रेशन था, जो ब्रिटिश टाइम से चला आ रहा था, उसको बेहतर करने के लिए बना। ऐसा नहीं था कि हम कहीं से अचानक से, हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं थी, हम राजशाही में थे और राजशाही से अचानक से ही हम जो है सीधा सीधा जो है डेमोक्रेटिक या फिर एक नया कॉन्स्टिट्यूशन कहीं से लेके आ गए। यहाँ पर जो था वो डेलिब्रेट इम्प्रूवमेंट था प्रीवियस एडमिनिस्ट्रेशन में, यानी हम कह सकते हैं कि इम्प्रूवमेंट इन एग्जिस्टिंग सिस्टम था। इम्प्रूवमेंट इन एग्जिस्टिंग एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम। तो ये तीन चीजें बैकग्राउंड में हमें हमेशा याद रखनी है कि यहाँ कोई पॉलिटिकल रेवोल्यूशन की वजह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना है। दूसरी चीज रिसर्च एंड डेलिब्रेशन थी, यानी एक अनुसंधान और विचार विमर्श किया जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी हमारी। और तीसरा, पुराने सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को इम्प्रूव करना था, हमें अपग्रेड करना था, एग्जिस्टिंग जो उसमें खामियां थी उनको हमें यहाँ पर इम्प्रूव करना था। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 की। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 की हम बात इसलिए करेंगे, और उससे पहले की बात कर सकते हैं, पर कॉन्स्टिट्यूशन के संदर्भ में करने की बहुत कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। कारण क्या है कि ये पहला इंस्टीट्यूट था, प्रथम कानून था, ठीक है, जहां पर फर्स्ट, जहां पर हम एक गवर्नेंस की बात कर रहे थे, बेटरमेंट की बात कर रहे थे, फॉर द गवर्नेंस ऑफ इंडिया। 1858 में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से हमारे पहले इंस्टीट्यूट फॉर्म हुआ। दिस यू कैन आल्सो कोट कि दिस इज द फर्स्ट इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजिंग, एडमिनिस्ट्रेटिंग और गवर्निंग इंडिया। यहाँ 1858 इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी
ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन, हमारा जो सत्ता थी वो पहले किसके पास थी? 1858 से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी। 1858 में क्या हुआ? ट्रांसफर ऑफ पावर कह सकते हैं, ट्रांसफर ऑफ सोवर्निटी कह सकते हैं, प्रभु सत्ता का हस्तांतरण कह सकते हैं, जो कहां से हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन पर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में ये कहा गया कि ब्रिटिश क्राउन अब जो है इंडिया को गवर्न करेगा। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी करती थी, और कारण था कि 1857 में जो रिवॉल्ट हुआ, 57 की जो क्रांति हुई, उससे सरकार को, अंग्रेजी सरकार को ये महसूस हुआ कि सभी डिससेटिस्फाइड, असंतुष्ट हैं किससे? ईस्ट इंडिया कंपनी के राज से। जो कंपनी राज आपने सुना होगा, उससे सभी असंतुष्ट हैं। असंतुष्ट कौन कौन थे? पीपल, आर्मी में जो इंडियंस थे, प्रिंसली स्टेट्स, जैसे कि आपको पता आर्मी में एनफील्ड राइफल्स को लेकर के, जिसमें कार्टिजेस को लेकर के जो गोलियां थी, उसको लेकर के लोग नाराज थे, जो मंगल पांडे एंड ऑल द सिपाही म्यूटिनी जिसे कहा गया, वो हुई। प्रिंसली स्टेट में लैप्स ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था, जिसमें ये कहा गया कि अगर किसी का कोई जो है बायोलॉजिकल सन नहीं है, उत्तराधिकारी नहीं है जिसको वो दे सकते हैं, तो वो हम लैप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में हम उसको ले लेंगे अपने में, कंपनी अपनी टेरिटरी में उस राज्य को मिला लेगी। जैसे झांसी था आपका, बाद में अवध हुआ, इस तरीके से बहुत से स्टेट्स थे। तो ये भी थे। पीपल अपने रिलीजियस एंगल्स को लेकर के, इंटरफियरेंस को लेकर के काफी नाराज थे। तो कहीं ना कहीं अंग्रेजी सरकार को ये लगा कि नहीं, अब कहीं ईस्ट इंडिया कंपनी से हमें अपने पास ले लेना चाहिए। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पार्लियामेंट में लाया गया, और ब्रिटिश क्राउन ने सत्ता का हस्तांतरण हो गया ईस्ट इंडिया कंपनी से, और ईस्ट इंडिया कंपनी को उसके बाद में डिसॉल्व, लिक्विडेट कर दिया गया। लिक्विडेट कर दिया गया। तो ब्रिटिश क्राउन को जब लिया गया, तो ब्रिटिश क्राउन ने कहा कि हम एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया अपॉइंट करेंगे। ठीक है, कि हम एक सेक्रेटरी फॉर स्टेट ऑफ इंडिया, जो लंदन में ही रहेंगे और ब्रिटिश क्राउन को इंडिया के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल होंगे, और इंडिया की गवर्नेंस के लिए फुल्ली रिस्पॉन्सिबल होंगे। और ये जो है काउंसिल ऑफ इंडिया नाम की एक काउंसिल से जो है असिस्ट होंगे। इन्हें 15 लोगों की एक काउंसिल बना सकते थे, 15 पीपल्स की, जो इन्हें असिस्ट करती थी। और नीचे जो है, इनके नीचे सारे प्रोविंसेस को, जो हमारी टेरिटरीज थी, उनको प्रोविंसेस में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, और वहां पर गवर्नर जनरल्स, और लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल्स अपॉइंट कर दिए गए, जिनके पास भी एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी। यहाँ पे लिखने में थोड़ी सी नीचे दिक्कत हो रही। एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी जो इनको असिस्ट करती थी गवर्नर जनरल को। तो यहां पर क्या हुआ? फर्स्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में, जो कि फर्स्ट स्टैट्यूट था फॉर द गवर्नेंस ऑफ इंडिया, उसको कुछ लोग गुड गवर्नेंस भी कहते हैं। ठीक है, तो कि बेहतर तरीके से भारत को गवर्न किया जा सके। 1858 में क्या हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी से जो है सत्ता का हस्तांतरण हो गया ब्रिटिश क्राउन पर। ब्रिटिश क्राउन अब ब्रिटिश राज आ गया कंपनी राज के बाद। इसमें क्या था? इस एक्ट में क्या प्रावधान किए गए कि
सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया होगा जो लंदन में होते थे, और उनकी 15 लोगों की एक काउंसिल ऑफ इंडिया होगी, 15 मेंबर्स की, जो उनको असिस्ट करेगी भारत को गवर्न करने में। दूसरा क्या था, टेरिटरीज जो थी ईस्ट इंडिया कंपनी की और जो भारत के दायरे में आती थी, उनको प्रोविंसेस में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया और गवर्नर जनरल्स अपॉइंट कर दिए गए, जो एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल अपने पास रखते थे जो असिस्ट करती थी उन्हें। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के जो 2-3 चीजें सामने आती हैं वो ये था, और इसलिए इसको ये कहा जा रहा है, डिस्कस किया जा रहा है डिटेल से, और बार बार पूछा भी जाता है कि ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। क्योंकि इसके अलावा द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन रिपब्लिक जो लिखा गया और पहले वालों में एक जो बहुत बड़ा फर्क था वो यही था कि वो इम्पोज बाय द इंपीरियल पावर्स थे, यानी राजतंत्र द्वारा इम्पोज किए गए थे हम पर। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमने लिखा, तो जैसे ये भी है, यहां पर क्या था, ये जो एक्ट था वो क्या था, रिजिडली सेंट्रलाइज था। रिजिडली सेंट्रलाइज्ड, इसका क्या मतलब है कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ही सारे डिसीजन लेते थे, ठीक है, सारा सुपरविजन उनका था, कमांड उनकी थी, लॉ मेकिंग राइट्स उनके पास थे, सब कुछ था। इवन गवर्नर जनरल्स जो थे वो भी डायरेक्ट सुपरविजन में किसके थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के। तो मोरलेस ये क्या था, ये ब्यूरोक्रेटिक था, पूरा सिस्टम जो एक्ट था वो ब्यूरोक्रेटिक था, जहां पब्लिक ओपिनियन की कोई इंपॉर्टेंस नहीं थी, पब्लिक ओपिनियन की कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं थी। तो ये 3 फीचर्स जो थे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में निहित थे, जो हमारे लिए जानना जरूरी है। तो ये एक्ट भी ऐसा नहीं था जहां पर हमसे पूछा गया हो पब्लिक ओपिनियन में। सिमिलरली इसके बाद इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 आया, जिसमें